नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी जो 11 जुलाई को आप सभी का बोर्ड एग्जाम है, इसके कुछ वीवीआई प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, अमरूद का पेड़ कहानी के लेखक कौन है? तो अमरूद का पेड़ कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, अमरूद का पेड़ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह हिंदी साहित्य की कहानी विधा है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक की मां कहां जेल गई थी? तो यहाँ पे कौन से लेखक के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों? तो अमरूद का जो पेड़ है बच्चों, पाठ है, उसके लेखक के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब ज्ञान रंजन के बारे में बात किया जा रहा है। तो ज्ञान रंजन की मां कहां जेल गई थी? तो अजमेर में जेल गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि लेखक के पिता कैसा आदमी थे? तो लेखक के पिता राजनीतिक, सामाजिक एवं उदारता वाले आदमी थे बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ को क्यों काटा गया था? क्या काटा गया था? तो क्यों काटा गया था बच्चों? अंधविश्वास के कारण उस पेड़ को काटा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कहां के अमरूद प्रसिद्ध है? तो इलाहाबाद के अमरूद जो है बच्चों वो काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है। उसके बाद देखिए अब आपका जो क्वेश्चन है बच्चों वो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी कि जो आपको ज्यादा बड़ा बड़ा उत्तर लिखना है उस वे क्वेश्चन आपका 4 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा? तो देखिए बच्चों, लेखक का परिवार पढ़ा लिखा था, वह सामाजिक कुरीतियों मान्यताओं को नहीं मानता था, इसलिए कन्हैया लाल की पत्नी की टिप्पणी पर उसने सोचा कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर नहीं, अर्थात मेरे घर में पिछड़े ख्यालों को ना मानेंगे वो और ना ही भरोसा करेंगे। ऐसी ऐसी दकियानूसी सोच से हमारे घर में कोई डरने वाला नहीं है। दकियानूसी मतलब घटिया सोच, ठीक है, अंधविश्वास सोच से हमारे घर में कोई डरने वाला नहीं है। यह सब बेहूदी एवं फवोड़ बातें हैं, इनमें से कोई दम नहीं। तो इस वजह से क्या होता है बच्चों, इन्होंने क्या कहा था कि लेखक ने कहा बच्चों कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में कोई भी गुजर नहीं हो सकेगा, ऐसा लेखक को इस वजह से लगता है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है? तो देखिए बच्चों, अमरूद के पेड़ की छाया बेंत की कुर्सियां पर बैठ करके लेखक और उसके 3-4 भाई बहनों ने अपनी उम्र में फर्क को भूला, दोस्ताना हरकत में बदल दिया। वहां बैठकर प्राय नए नए विषयों को कुदेर कर कभी ताप उगरता तो कभी वशीभूत होकर भी बात चोट उनके बीच मनोरंजन का अंग हो जाता। अतः अमरूद का पेड़ भाइयों के बीच एकता का भाव पिरो रहा था बच्चों। यही कारण था कि अमरूद का पेड़ की छाया ये लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ता था बच्चों। ठीक है, सारा वहां पे कुर्सी में एक साथ बैठते थे, कई कई नए टॉपिक पर उन लोग क्या करते थे, चर्चा करते थे, और नहीं लगता था कि ये उम्र का फर्क है, उनको लगता था कि हम लोग सारा एक ही उम्र का है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि लेखक अपने घर वापस जाकर के उदासी का अनुभव क्यों करता है? अरे कि जो लेखक है बच्चों, यहाँ पे लेखक लिखा होगा, ठीक है, तो लेखक अपने घर जाकर के उदासी का अनुभव क्यों करता है? देखिए बच्चों, लेखक अपने घर जाकर के वापस जाकर के उदासी का अनुभव करने लगता है। लेखक की मां अमरूद के पेड़ की अशुभ मानकर कटवाना चाहती है। तब लेखक को लगता है कि जब हम जिंदगी की बुलंदियों पर छूने लगे हैं तभी मां को रूढ़ी और अशुभ मिथ मतलब क्या होता है बच्चों, एक तरह से कह सकते हैं गलत भ्रम। ठीक है, मिथ का मतलब क्या हो गया? गलत भ्रम। ठीक है, तो अशुभ और मिथ भय से पराजित कर दिया, उसे दुख हुआ। ठीक है बच्चों, उसको जब वो घर जाता है तो बच्चों तो उसको पता चलता है कि जो अमरूद का पेड़ वो बचपन में बैठता था वहां पे, वो सारे भाई बहन, ठीक है, उस पेड़ को क्या करना चाहती है, उसकी माँ कटवाना चाहती थी। ठीक है, दूसरे के बहकावा में आकर के कि यहाँ पे भूत बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी? यानी कि जो लेखक की माँ है बच्चों, वो अमरूद का पेड़ जब तक रहेगा उसका कुछ तो दुष्परिणाम होगा, तो वो क्या मानती थी, उससे क्या दुष्परिणाम होगा सो लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, लेखक की मां अमरूद के पेड़ में लगे रहने के अपशगुन का कारण अपने दिल में यह मान बैठी थी कि बड़ी बहू के अलगाव भावना
सबसे छोटे का ये निठल्लापन, खुद उनकी बीमारी, लोगों का काम धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं है बल्कि बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है। मतलब जो उसकी बड़ी बहू थी बच्चों, वो अलगाव मतलब दूसरे के बातों में लगती थी, झगड़ा करती थी, ठीक है। और छोटे का जो था बच्चों, वो निठल्लापन था और खुद वो बीमार थी। यही सब कारणों से उसे लगता था कि जो अमरूद का पेड़ है उसके दीवार में काफी मतलब उसके द्वार में यानी कि दरवाजा में काफी समय से है बच्चों, उसी का यह दुष्परिणाम है, इस वजह से वह कटवाना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आपका लेखक को मीदू का छोप क्यों अच्छा लगा। तो देखिए बच्चों, लेखक को ने जब माँ से अमरूद के पेड़ के बारे में पूछा तो माँ ने उस पेड़ को अशुभ माना। ऐसा सुनकर के मिट्टू मिट्टू ने के गुस्से को सहारा मिला। वह इस बात से क्षुब्ध हो गया कि अमरूद का पेड़ भला अशुभ कैसे हो गया। लेखक को यह बात अच्छा लगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस तरह की दकियानुसी बातों पर विश्वास करेगी ही नहीं। मतलब बच्चों यहाँ पे आपका मिट्टू होगा, ठीक है, मिट्टू नहीं मिट्टू होगा, ठीक है। जब उसकी माँ बोलती है कि यह जो अमरूद का पेड़ है बच्चों यह अशुभ है, तो मिट्टू क्या करता है, गुस्से हो जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है, अमरूद का पेड़ में कैसे अशुभ अशुभ हो सकता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तब लेखक वहां पे खुश हो जाते हैं और उसको अपने बात पर सहारा मिलता है, ठीक है, कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इस जो दकियानुसी बातें हैं, जो अंधविश्वास बातें हैं बच्चों, उस पर भरोसा विश्वास नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नारा लिखे, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो दो नारे हैं बच्चों उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बच्चों कि धरती माता करे पुकार, शुद्ध पर्यावरण की है दरकार। ये क्या हो गया बच्चों, ये पहला नारा हो गया, नहीं कहते हैं, अगर बहुत जगह कहा जाता है, ठीक है, कि धरती माता करे पुकार, शुद्ध पर्यावरण की है दरकार। मतलब धरती माता पुकार रही है, हमें शुद्ध पर्यावरण की दरकार है। आजकल जो पर्यावरण प्रदूषित हो गया उसकी नहीं, ठीक है। देखिए उसके बाद दूसरा जो नारा है बच्चों कि यदि जल हम नहीं बचाएंगे जिंदा कैसे रह पाएंगे। यानी कि हम जो यहाँ पे जल की भारी कमी देखी जा सकती है बच्चों, ठीक है। जल स्तर जो आपका है, भूम जल स्तर वो काफी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो उसी के समझ में यह नारा दिया गया है कि यदि हम जल को नहीं बचाएंगे तो जिंदा कैसे रह पाएंगे, जल के बिना जिंदा रह सकते क्या। तो ये पर्यावरण से संबंधित दो नारा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप पर्यावरण से संबंधित नारा, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। बहुत सारे नारे हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अपने आस पड़ोस पर पल रहे अंधविश्वासों की एक सूची बनाइए और इनके उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव दीजिए। यानी कि आपके आस पड़ोस में जो अंधविश्वास देखने को मिल रहा है बच्चों, ठीक है, डायन भूत के बारे में, ठीक है। ये तो देखिएगा एक न्यूज आया था कि डायन कह करके एक महिला को क्या किया गया था, उसे जिंदा काट दिया गया था। तो इस प्रकार के काफी न्यूज आते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में जो आपके आसपास में आस पड़ोस में जो अंधविश्वास फैला हुआ है बच्चों, उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक। अपने से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे पास यहाँ पे आस होगा, ठीक है, हमारे आस पड़ोस में डायन प्रथा, झाड़ फूक प्रथा, टोना टोटक प्रथा जैसे अंधविश्वास मतलब भर गए हैं, ठीक है। इनके उन्मूलन हेतु सुझाव इस प्रकार से हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका डायन प्रथा भी काफी देखिए बच्चों, किसी को कुछ हो जाता है तो किसे जाओ, ओझा के पास ले जाओ, झड़ाने के लिए ले जाओ। टोना टोटका भी होता है बच्चों, काफी देखिएगा आप रास्ते में बीच बीच में जहाँ पे दो रास्ता आपका करता है बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है, वहां पे उस दो बटिया कहा जाता है, वहां पे भी काफी टोना टोटका किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गाँव में काफी अंधविश्वास देखने को मिलता है, तो उसी की सूची बनाना है और इसको किस प्रकार से दूर किया जाता है उसके बारे में, यानी कि उन्मूलन किया जा सकता है उसके बारे में देखिए बच्चों, ठीक है। झारखंड में डायन प्रथा अधिनियम 2001 प्रभावी है, इसे सख्ती से लागू कर इन पर नियंत्रण संभव है, ठीक है। ये तो कानून बन गया लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया है, इसे सख्ती से लागू करने पर ही क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं, उन्मूलन इसका कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डायन एक कुप्रथा है, अंधविश्वास है, इस पर सामाजिक जागरूकता फैला करके नियंत्रण संभव है। लोगों को समझा बुझाएंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे समाज में जाकर के, तभी इससे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे पार पा सकेंगे। उसके बाद तीसरा जो है बच्चों की झाड़ फूक के बारे में सामाजिक चेतना फैलाना जरूरी है। अगर किसी को सांप बिच्छू काट लेता है तो तुरंत ही जाता है ओझा के पास झड़ाने, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए बच्चों, ओझा ओझा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, इसके में भी हम लोगों को जागरूकता फैलाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बांस की पाठ के रचनाकार कौन है, यानी कि जो बस की यात्रा है, ठीक है, बस की यात्रा जो पाठ है बच्चों, इसके लेखक कौन है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक कौन है बच्चों, हरिशंकर परसाई, ठीक है, याद रखिएगा, बस की यात्रा जो पाठ है बच्चों उसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है। तो यह क्या है बच्चों, एक हास्य व्यंग्यात्मक रचना है, ठीक है। जो आपका अमृत का पाठ था वैसा कहा था, एक कहानी भी था, ठीक है, और ये कैसी शीर्षक कैसी रचना है बच्चों, तो यह एक आपका हास्य
संलग्नात्मक रचना है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है? तो बस की यात्रा की जो बस की यात्रा है बच्चों, ये बस की यात्रा उस पाठ की विषय वस्तु है। क्लियर है, मतलब इसमें यातायात के बारे में ही दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक कहाँ जा रहा था? तो यहाँ पे कौन से लेखक के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों? जो बस की यात्रा पाठ है उसके लेखक के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि हरिशंकर परसाई के बारे में किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे जा रहे थे बच्चों? पन्ना जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कितने मित्र बस में यात्रा कर रहे थे? तो 5 मित्र बस में यात्रा कर रहे थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर ना करने की सलाह क्यों दी थी? तो क्योंकि जो बस है बच्चों वो बस की जो दशा थी बच्चों वो जर्जर थी, यानी कि बस खटारा हो चुका था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बस क्यों रुक गई थी? तो बस क्यों रुक गई थी बच्चों? क्योंकि टंकी में छेद हो गई थी, जो तेल वाला टंकी था बच्चों उसमें छेद हो गया था, इस वजह से बस रुक गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसे बता रहे थे? तो क्योंकि यह बस फर्स्ट क्लास की बस है। ठीक है, तो कैसा बस बता रहा था बच्चों? फर्स्ट क्लास की बस है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे के साथ क्या कर रहा था? तो यह सहयोग कर रहा था। ठीक है, मतलब बस पूरी तरह से खटारा हो रहा था, तो एक दूसरे का सहयोग नहीं असहयोग कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बस के चलने पर लेखक खिड़की से दूर क्यों सरक गया? क्योंकि कांच से बचने के लिए। ठीक है, कांच से बचने के लिए लेखक क्या किया था बच्चों? कि बस के चलने पर ये लेखक खिड़की से दूर सरक गया था। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि बस जो है बच्चों वो बहुत धीरे चल रही थी, इस वजह से लेखक ने जहां पे उसको जाना था बच्चों, पन्ना पहुंचना था, उन्होंने उम्मीद कर छोड़ दी थी कि हम वहां पे जल्दी पहुंच पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने उस बस कंपनी में के हिस्सेदार की तरफ से श्रद्धा भाव से क्यों देखा? तो देखिए बच्चों, जब बस पुलिया के ऊपर पहुंची तब उसका एक टायर पंचर हो गया, तब लेखक ने हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा कि बस अपनी की स्थिति जानते हुए भी वे बस के में सफर कर रहे हैं। उन्होंने उनके साहस और बलिदान की ये भावना को श्रद्धा पूर्व भाव से देखा बच्चों। क्लियर है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि लेखक को लोगों ने शाम वाली बस में सफर ना करने की सलाह क्यों दिया था? तो वहां पे आपका बस खटारा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ज्यादा पॉइंट में लिखना है। ठीक है, बड़ा लिखना है, 3 नंबर में 4 नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस में सफर ना करने की सलाह दी थी कि उन्होंने कहा कि समझदार लोग शाम वाली बस में सफर इसलिए नहीं करते हैं ताकि रास्ते में कहीं बस खराब ना हो जाए और पूरी रात बर्बाद हो जाए। अर्थात बस क्या थी? एक डाकिन है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोगों को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर बैठा है? तो लोगों को ऐसा क्यों लग रहा था कि बच्चों की जो बस है वो पूरा बस ही इंजन है और उसे लग रहा था कि वह इंजन के भीतर बैठा है? तो देखिए बच्चों, जब ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया तो सारी बस हड़ 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 करने लगी, हड़ हड़ की आवाज करने लगी और उसे ऐसा लगा कि उसे ऐसा लगा कि वह बस में नहीं इंजन के भीतर बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि लेखक को तब हैरानी क्यों हुई जब कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि बस अभी अपने आप चलेगी। ठीक है, लेखक को क्यों हैरानी हुई बच्चों? ये लेखक क्यों की हैरानी हुई कि जब कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि बस अभी अपने आप चलेगी। तो देखिए बच्चों, लेखक ने जब बस के बारे में जानकारी ली कि क्या यह बस चलती भी है, तब हिस्सेदार ने बताया कि चलती क्यों नहीं है जी, ये अभी चलेगी, अपने आप चलेगी। अब लेखक को हैरानी हुई कि क्या बस अपने आप चलती है। ठीक है बच्चों, इस वजह से हैरानी हुई जब उन्होंने पूछा क्या बस चलती है, तो हाँ क्यों नहीं चलेगी जी, अभी बस अपने आप चलेगी। ठीक, इस बात से उसे हैरानी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो देखिए बच्चों, लेखक को डर लग रहा था कि यह बस किसी पेड़ में टकरा ना जाए, इसलिए वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था जो दुर्घटना में जान ही ले लेगा। ठीक है, तो हर पेड़ में उसको लग रहा था कि बच्चों जितने भी पेड़ देख रहे थे रास्ते में, उसमें लग रहा था कि इस पेड़ में बस टकरा ना जाए और उसे टकराने से उसका जान भी जा सकता था। ठीक, क्यों? बस पूरा खटा रहा था,
तो इस वजह से उसको लग रहा था कि बच्चों हर प्रत्येक पेड़ उसको दुश्मन लग रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सविनय अवज्ञा के बारे में पता कीजिए। प्रस्तुत पाठ में व्यांगकार ने सविनय अवज्ञा का उपयोग किस रूप में किया है? तो देखिए बच्चों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1935 में। भारत शासन अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने संपूर्ण भारतीयों को शामिल कर अंग्रेजों की बात न मानने के लिए एकजुट किया। बस की सभी हिस्से उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, इसी को व्यंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू की बात कह करके व्यंग क्या है? मतलब देखिए बच्चों, क्या यहाँ पे सविनय, क्योंकि बस का जो है बच्चों, बस जो आपका है उसका प्रत्येक पार्ट क्या कर रहा था, एक दूसरे का मदद नहीं कर रहा था, असहयोग कर रहा था। ठीक है, तो उसी असहयोग आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है बच्चों, इसी को लेकर के इन्होंने व्यंग यहाँ पे स्पष्ट किया है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या पुराने वाहनों को सड़कों पर चलना उचित है? पुराने वाहनों का वातावरण को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है? तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों कि जो पुराने वाहन है, पुरानी गाड़ियां हैं, उसे सड़क पर चलाना चाहिए। अगर नहीं चलाना चाहिए तो क्यों नहीं? ठीक है, अगर चलाना चाहिए तो क्यों चलाना चाहिए? इसका क्या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, क्या नुकसान होता है पर्यावरण को, इससे लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पुराने वाहनों को सड़कों पर ये चलाना अनुचित है, यानी कि नहीं चलाना चाहिए। सरकार ने अभी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुराने वाहन से धुआं निकलता है। ठीक है, क्या कारण है? इससे धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है और पुराने वाहनों की आवाज करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। ये वातावरण को प्रदूषित कर नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से पुराने वाहनों को क्या है बच्चों, गाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि बस बोल सकती है तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ की कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करता है? लिखिए। तो यहाँ पे आपसे लेकर ये क्वेश्चन है बच्चों कि यदि बस बोल सकती थी, ठीक है, बस तो बोल नहीं ना सकती, अगर बोल सकती थी तो वह अपने जो दुर्दशा हो गया था बस की, ठीक है, भारी बोझ हो गया था, उसकी बुरी हालत हो गई थी, खटारा हो गया था, तो अपने कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करता है, सो आपसे लिखना है बच्चों। तो देखिए, बस चिक चिक कर कहती कि मेरी बॉडी बनवाओ, खिड़की में शीशे डलवाओ, इंजन की सर्विसिंग करवा दो, सवारी इतनी ठूस ठूस के ना बिठाओ, टायरों को नया लगवा दो आदि या कहता बच्चों। मतलब उसके टायर खराब हो गए थे, वहां पे जो सवारी थी बच्चों उसमें ठूस ठूस करके बैठाया जा रहा था, खिड़की का शीशा नहीं था, उसका बॉडी पार्ट जो था बच्चों वो पूरा खटारा हो चुका था। ठीक है, तो यही बस कहता, मतलब अपनी समस्या को दर्शाता। अगला क्वेश्चन देखिए कि हुंडरू जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है बच्चों? कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है, कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम हुंडरू जलप्रपात ये पाठ के लेखक है। हुंडरू जलप्रपात कहां पे है बच्चों? रांची में है। और कौन से नदी पर है बच्चों? स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हुंडरू जलप्रपात किस प्रकार की रचना है? तो यह एक आत्रा संस्मरण है। ठीक है, ये जो पाठ है बच्चों आपका हुंडरू जलप्रपात, तो यह किस प्रकार की रचना है बच्चों? तो यह एक आपका आत्रा संस्मरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, रांची से कौन सी सड़क हुंडरू के लिए जाती है? तो पुरुलिया वाली जो सड़क है बच्चों, पुरुलिया वाली जो सड़क है वह हुंडरू जलप्रपात की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रांची से में हुंडरू की कितनी दूरी है? तो यह 27 मील है। कितनी दूरी है बच्चों? रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? 27 मील है, लगभग 45 किलोमीटर। 27 मील का मतलब क्या हुआ? 45 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? देखिए बच्चों, अभी इसके बाद एक और वीडियो अपलोड हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लेंगे और इस वीडियो को भी देख लेंगे। ठीक है, आपका एक वीडियो आपका ग्रामर यानी कि व्याकरण का अपलोड होगा। ठीक है, एक आपका लेटर यानी और पैराग्राफ का यानी कि आवेदन पत्र और आपका जो लिखने को रहता है निबंध बच्चों, उसका आपका एक वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, और एक वीडियो और कहानी सेक्शन का अपलोड होगा, एक व्याकरण का, यानी कि 2-3 वीडियो अभी और अपलोड होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी की बोर्ड एग्जाम की यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए, आप वीडियो को पीछे से देख रहे हैं तब तक वीडियो अपलोड हो गया होगा, आप लोग उसे अवश्य देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में VVI क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि संध्या की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका समाधान भी महान हो। यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा है बच्चों? महात्मा गांधी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? पहले बताएं, यह स्वर्ण रेखा नदी पर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 243 फीट है। और अगर मीटर की बात करें बच्चों तो कितनी मीटर है? यह 37 मीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इधर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। देखिए झारखंड की राजधानी रांची से हुंडरू जलप्रपात कितनी दूरी है? तो 27 मील हो गया है और 45 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए कि हुंडरू जलप्रपात की तुलना उत्तर समाई नाग के फन से किसने की गई है? तो यह झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई बच्चों? क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। देखिए, हाँ बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि हुंडरू जलप्रपात की तुलना कहानी में किससे की गई है? तो किससे किया गया है? सशस्त्र नाग के फन से किया गया। ठीक है,
क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए कि हुंडरू जलप्रपात की तुलना किससे की गई है, तो सशस्त्र नाग के फन से हुंडरू जलप्रपात की तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कौन स्वर्ण रेखा का एक टुकड़ा है, तो छोटा नागपुर जो है बच्चों ये स्वर्ण रेखा का एक टुकड़ा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक उदाहरण है, कैसे? ठीक है बच्चों, देखिए सॉरी बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया था, ठीक है, कि कौन कौन स्वर्ग का एक टुकड़ा है, मतलब स्वर्ग का एक टुकड़ा है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो छोटा नागपुर जो है बच्चों वह आपका एक स्वर्ग का टुकड़ा है, ठीक है। तो छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, कैसे वो आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, छोटा नागपुर आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक स्थान है। यहाँ स्वर्ग की तरह ही हर सुंदरता एवं शांति बिखरी पड़ी है। वीर पक्षियों ने कलरव खेतों की हरियाली से यहाँ का वातावरण रोचक बन जाता है। अतः छोटा नागपुर क्या है बच्चों, इस वजह से एक स्वर्ग का टुकड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात की विशेषता को लिखना है, कि मतलब हुंडरू जलप्रपात की क्या विशेषता है, सो आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, हुंडरू का जलप्रपात स्थान की क्षोभ देवलोक जैसी है। 243 फीट ऊंची जगह से गिरता यह प्रपात पहाड़ों को चीरता, पत्थर पर जिस समय गिरता है उसका स्वरूप अत्यंत आकर्षक दिखता है। पानी गिर गिर करके 20 फीट ऊपर छलकता है, ठीक है। पर्वत से आग का दृश्य और भी अधिक पर्वत के आगे का दृश्य और भी अधिक मोहक है। उससे आगे भी ऊंचे पर्वत है, लेकिन वहां तक पहुंचना कठिन नहीं है, ठीक है। उससे भी आगे आपका ऊंचे जलप्रपात है बच्चों, लेकिन वहां तक पहुंचना कठिन नहीं है। वहां पे लगता है 243 फुट से ऊंचे से क्या होती है बच्चों, आपका जल गिरता है, ठीक है। और इस प्रकार से जल गिरता है जैसे लगता है कि पहाड़ों को चीरता हुआ जल गिर रहा है, पहाड़ों के पत्थर को चीरता हुआ, ठीक है बच्चों। ये आपकी हुंडरू जलप्रपात की विशेषता हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि लेखक ने पाठ के आधार पर किस किंवदंती की बात की है और क्या सलाह दी है। तो देखिए बच्चों, किंवदंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील दूर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का कोई रास्ता इतना बिहड़, घनाघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग तक पहुंच सकना ये दुश्वार है, मतलब पहुंच सकना बहुत ही कठिन है। सरकार को चाहिए कि इस बात पर सत्यता का पता लगा करके वहां तक यातायात की सुविधाएं प्रदान कर सके, ताकि वह स्थान भी जनता के सामने आ सके बच्चों, ठीक है। तो किंवदंती यही था कि पाठ के में किंवदंती की बात की गई है, यही जो एक बड़ा जलप्रपात है जो 7 मील दूर है, ठीक है, जो हुंडरू से भी बड़ा है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। भाव स्पष्ट कीजिए। यह जो भाव है बच्चों, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए बच्चों, भाव यह है कि धरती अपने कोष पर से कोयला दे रही है, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर रहे हैं, जिससे हमारा भोजन बनता है, अर्थात जीवन चलता है। जीवन को ऊर्जा की महत्ता सर्वाधिक यह ऊर्जा सर्वाधिक है। यह ऊर्जा भी धरती की कोख से निकलती है, यहाँ पे वो निकलती, ठीक है, निकलती है। वह अपने वासियों को अपने इतनी देखभाल करती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के बारे में आप क्या जानते हैं, झारखंड में इसका संबंध है। तो देखिए बच्चों, छोटा नागपुर रांची के 27 मील दूर है। यह हुंडरू का प्रसिद्ध जलप्रपात है, ठीक है। यह हुंडरू का क्या बच्चों, प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह झारखंड का एक सुंदर एवं मनमोहक स्थल है जो रांची जिले का एक भाग है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं। यहाँ लेखक ने किन झरनों की बात की है। तो देखिए बच्चों, यहाँ लेखक ने हुंडरू के झरने एवं उसके ऊपर के झरनों की बात की है बच्चों, किस झरनों की बात की है। तो इस पार्ट में आपका लेखक ने हुंडरू के झरने और एक और झरना है जिस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है बच्चों, किंवदंती वाला झरना, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया बच्चों। अभी एक और वीडियो अपलोड हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीवीआई क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट, वहां से आप लोग सारे हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन अवश्य देख लें बच्चों। इसे देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।